हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मीन बाय चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, पॉइंट स्टैटिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस। देन व्हाट इज मीन बाय electric field of a point static charge, line of force, tubes of force, strength of electric field at a point, that is electric intensity, and electric potential at a point in an electric field। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। पढ़ा नहीं होगा, कल का लेक्चर देख लो स्टूडेंट्स, ज़रूरी है। और हमने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है, और लाइंस ऑफ फोर्स के कलेक्शन को आपने ट्यूब्स ऑफ फोर्स बोला था। तो पॉजिटिव चार्ज से ट्यूब्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और वहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है। ये थी आपकी ट्यूब्स ऑफ फोर्स। क्लियर? और ये ट्यूब्स ऑफ फोर्स भी ओरिजिनेट होती है नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, दे ट्रेवल आउटवर्ड द कंडक्टर। ध्यान में रखो, नॉट इनवर्ड। इसका मतलब इतने रीजन में बिटवीन दिस टू कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ फोर्स है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज हो गया। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। और पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी आउटवर्ड डिचार्ज होता है और निगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स होता है, आप सबको पता है। अभी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमने बोला था उस पॉइंट पी के सराउंडिंग कोई एरिया कंसीडर करो, ds एलिमेंट्री एरिया सपोज, और इसमें से कितनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है नॉर्मली वो मेजर करना है। और ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली देन कॉल्ड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस मेजर करते हैं एंड दैट सरफेस शुड बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई सरफेस कंसीडर किया ds सराउंडिंग पॉइंट पी, और उसमें से कितनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है नॉर्मली वो हमने मेजर किया, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 है, हो सकती है और भी 1 2 3 4 वाट में। तो ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस, d∅ से रिप्रेजेंट किया। तो ऑन एरिया ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली इक्वल टू d∅। तो थ्रू यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅/ds होगी। तो दीज आर ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट। अब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट पी। कल भी बताया था हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो छोटा सा फॉर्म होता है E = d∅/ds। बेटे व्हाट इज मीन बाय d∅? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज ds? एरिया ds सराउंडिंग टू पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज d/ds? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट कॉल्ड एट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? सबके ध्यान में आया?
और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसका यूनिट आता है न्यूटन पर कूलम, हम सबको पता है। गुड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मैंने और भी कोई एग्जांपल आपको दिया होगा। सपोज यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज है और इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज होगा। हमने बोला पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है, निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है, और लाइन ऑफ फोर्स के कलेक्शन को आप ट्यूब ऑफ फोर्स बोलते हैं। और इस पॉजिटिव चार्ज से ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट हो रही है और ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट होती है नॉर्मली होती है, हम सबको पता है। सपोज ऐसे कई ट्यूब्स निकल रही है, इस सरफेस को यहाँ पे नॉर्मल है, इस सरफेस को यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल है, सो ऑन। यहाँ पे कोई ट्यूब ऐसा होगा, बस इतना ही कंसीडर करते हैं। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, निगेटिव चार्ज का टुवर्ड द चार्ज होगा। हाउ टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? तो आप जिस पॉइंट का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है आप इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सराउंडिंग कोई एरिया कंसीडर करो ds, और इसमें से कितनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है नॉर्मली। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3 ही तो दिखती है। और ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस सरफेस ds। तो ds थ्रू द एरिया ds सराउंडिंग ए पॉइंट P, electric flux are d phi through the unit area surrounding to point P, electric flux are d phi by ds, and that electric flux on unit area surrounding a point is called as electric intensity at that point। तो ये होता है बेटा intensity at a point। कोई प्रॉब्लम? तो मैन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a point in an electric field of a distributed charge E equal to d phi by ds। ध्यान में रखो। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इक्वल टू डी फाई बाई डी एस, देयरफॉर डी फाई इक्वल टू E इंटू डी एस। ये भी तो बोला था कि मेरे पास कोई एरिया था सराउंडिंग पॉइंट P ds और उस पर फ्लक्स थी डी फाई, और ये इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली डी फाई होती है, एंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट E इक्वल टू डी फाई बाई डी एस होगा, देयरफॉर फ्लक्स ऑन दैट सरफेस डी एस इक्वल टू E इंटू डी एस होगा। पर हमको पता है इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डी एस एरिया वेक्टर है, हम सबको पता है, आप पढ़ते हैं। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है अलॉन्ग द नॉर्मल, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर का प्रोडक्ट ट्यूब्स ऑफ फोर्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऑन गिवन सरफेस, तो ये तो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स होती है कमिंग आउट नॉर्मली, तो दैट मीन इज प्योरली स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी लेना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो एक्चुअली डेफिनेशन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गिवन सरफेस डी एस इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। ये ध्यान में रखो, डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। सामने इसको हमने मॉडिफाई किया तो डी फाई इक्वल टू ए बार डॉट बी बार होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे थीटा होगा एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार। थीटा मैंने बोला कोई एरिया होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डी एस, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही है, और ये एरिया डी एस सराउंडिंग टू पॉइंट पी होगा। अब इंटेंसिटी एट पॉइंट पी का डायरेक्शन इधर है ई बार,
और एरिया ds वेक्टर इधर होगा अलॉन्ग द नॉर्मल n बार, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस एरिया ds का फार्मूला होगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर ई बार एंड डी एस बार, अर्थात इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ध्यान में रखो। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही होता है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी। कोई प्रॉब्लम सबके ध्यान में आ गया? तो ये फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखो, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस फाई, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस फाई। कोई प्रॉब्लम? गुड। अभी सामने एक बात बताना है, भाई कोई सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कोई चार्ज होगा Q1 Q2, और कोई चार्ज है Q3 पॉजिटिव और नेगेटिव वाटर में। ये पूरे पॉजिटिव चार्ज लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, दे ट्रेवल आउटवर्ड, और लाइन ऑफ फोर्स लाइन्स ऑफ फोर्स के कलेक्शन को हमने बोला था ट्यूब्स ऑफ फोर्स। तो इस पूरे सरफेस में से ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है आउटवर्ड, ऐसे ही कहीं पे नॉर्मल होगी कहीं पे नहीं होगी, पर ऐसे है। ये ट्यूब्स ऑफ फोर्स है कमिंग आउट थ्रू दिस सरफेस, यस टोटल सरफेस इन विच दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड। अब इसके किसी एरिया कंसिडर किया ऑन दिस टोटल सरफेस दैट्स इक्वल टू ds, और यहाँ पे एक आधा पॉइंट ले लिया ऑन द सरफेस p, और वहाँ का इंटेंसिटी होगा E। तो बताओ दिस फ्लक्स ऑन एरिया ds फाइंड आउट करना है, तो डी फाई का फार्मूला क्या होगा? E ds cos ऑफ थीटा, वेर थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी, सपोज ये होगा थीटा। अब हमको इस पूरे सरफेस के ऊपर के फ्लक्स फाइंड आउट करना है, यस। तो ऐसे मैं एरिया कंसीडर करूंगा ds 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 ओवर ऑल द सरफेस। कोई प्रॉब्लम? और सभी ds में जितनी फ्लक्स फाइंड आउट किए डी फाई सबका सम्मेशन करूंगा, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू सम्मेशन ऑफ ऑल डी फाई, मतलब इंटीग्रेशन। आपको पता है सम्मेशन और इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है, और इंटीग्रेशन आपको इस पूरे सरफेस पे करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds फाइंड आउट करना है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, वेर थीटा एंगल बिटवीन इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, और टोटल क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज कर रखा है, उसके ऊपर के फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला दिखा आपने ई डी एस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन करना होगा ओवर ऑल द क्लोज सरफेस। चलो ठीक, कोई प्रॉब्लम मान? गुड। तो दो बातें ध्यान में रखो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया है ds सराउंडिंग ए पॉइंट P, और उस पॉइंट P का इंटेंसिटी होगा कैपिटल E, और एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू दैट सरफेस इधर होगा, दोनों में एंगल थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस डी फाई इक्वल टू, मेरा फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, वेर थीटा एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। इतना ध्यान में रखो। और कोई टोटल सरफेस के फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फाई ओवर ऑल द सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कर दो, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा होगा। क्लियर? गुड। अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, हमने 11th में पढ़ा था। कि भाई कोई क्लोज्ड सरफेस है, यस बोलो, और इसके अंदर मैंने कोई चार्ज इनक्लोज किया होगा, सिंपली मैंने बताया था फॉर इलिस्ट्रेशन Q पॉजिटिव। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा? श्योर। और लाइंस ऑफ फोर्स के कलेक्शन को हमने ट्यूब्स ऑफ फोर्स बोला था। तो ये ट्यूब्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है, और पूरे सरफेस में से ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है, बाहर निकलेंगी।
अब हमने ट्यूब्स ऑफ फोर्स को ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था अपन। क्या सभी ट्यूब्स ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं क्या? नॉट दैट। ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस। तो हमको इसके ऊपर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या मेरी बात बराबर? एक छोटा सा प्रूफ बता रहा हूँ, गॉस थ्योरम आप कर चुके थे। तो मैंने क्या कंसीडर किया, इस पूरे सरफेस के ऊपर कोई एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया होगा ds। पहले तो मैंने पॉइंट P कंसीडर किया ऑन द सरफेस, दिख रहा होगा, और एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज इनसाइड, वहां से उसका डिस्टेंस कितना है r, किसका? पॉइंट P का। और फिर हमको पता है बाय कूलम्स लॉ, इस पॉइंट स्टैटिक चार्ज का इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट कितना होता है? E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अर्थात वैक्यूम होगा और एयर मीडियम होगा। इसका मतलब यहाँ पे पूरा एयर में सिचुएशन है और वैक्यूम में। ये था इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा था d फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। क्या मिल रहा है हमको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस एरिया ds ऑन द सरफेस s, अर्थात सराउंडिंग टू पॉइंट P। पॉइंट P के सराउंडिंग एरिया ds है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आती है उसका फार्मूला है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लिखता हूँ, पर पहले ये E होता है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, जो इतना लिखा है, और ds बार ये एरिया होता है नॉर्मल वेक्टर, दोनों में बीच में एंगल है थीटा, तो ये हो गया E ds cos थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई प्रॉब्लम? E का वैल्यू अभी पुट अप करो या बाद में पुट अप करो, तो मैंने लिख दिया E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये हो गया ds इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds। आपको तो पूरे सरफेस s के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो इस डी फाई का क्या करोगे? इंटीग्रेशन। इसका भी क्या करोगे? इंटीग्रेशन। किसके ऊपर इंटीग्रेशन किया? तो टोटल सरफेस s के ऊपर, और इसको बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस सरफेस इन विच दिस चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Q बाहर आ जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा ds अपॉन r स्क्वायर। अब ये ds ये एरिया था, और इस पॉइंट स्टैटिक चार्ज पे वो कोई एंगल सबटेंड कर रहा है इन 3 डायमेंशन। उस एंगल को डिनोट करते बाय डी ओमेगा, और उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल ऑफ दिस एरिया ds एट ए पॉइंट स्टैटिक चार्ज। और ये जो अपने cos थीटा ds अपॉन r स्क्वायर लिखा, वो यही सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा। तो मैं लिख देता हूँ सामने फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी पहले तो Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन में बचा cos थीटा ds अपॉन r स्क्वायर, cos थीटा ds अपॉन r स्क्वायर, दैट वन कॉल एज सॉलिड एंगल ऑफ एरिया ds एट पॉइंट Q। उसको डिनोट किया बाय डी ओमेगा। अब ये इंटीग्रेशन और ऑल द सरफेस s था, वैल्यूज पुट अप करते हैं, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, सॉलिड एंगल डी ओमेगा की बात करो भाई। यहाँ पे एंगल डी ओमेगा था, यहाँ पे कोई एरिया ds कंसीडर किया तो उसका एरिया डी ओमेगा होगा, यहाँ पे एरिया ds कंसीडर करो उसका सॉलिड एंगल यहाँ पे होगा। तो टोटल सॉलिड एंगल इन 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में हमको पता है टोटल एंगल इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई। तो 3 डायमेंशन में जाओगे तो ये पूरा एंगल इक्वल टू 4 पाई आता है। तो मैंने उसका वैल्यू पुट अप किया, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो गया, लास्ट एक्सप्रेशन मिला Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या फाइंड आउट किया मैंने? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस क्लोज्ड सरफेस s, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q आपने इनक्लोज किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस टोटल सरफेस दैट्स फाई इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या मिला बेटा?
Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यही तो आपका गॉस थ्योरम होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने इतना ही पॉइंट स्टैटिक चार्ज इनक्लोज किया हुआ का, आपने पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज करा Q1, Q2, Q3 पॉजिटिव, Q4 पॉजिटिव, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आया होता? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहाँ पे Q1 पॉजिटिव था, Q2 निगेटिव होगा, Q3 पॉजिटिव, Q4 निगेटिव, तो अलजेब्रिक सम आया होता Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 प्लस Q4। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव का सम करो, निगेटिव निगेटिव सब्सट्रैक्ट कर दो, ये होता है अलजेब्रिक सम। तो इसे टोटल यहाँ पे तो एक ही चार्ज पुटअप किया था, पॉइंट स्टैटिक चार्ज Q पर। ऐसे अगर चार्जेस हमने इंट्रोड्यूस किए होंगे इस क्लोज सरफेस में, अगर इंक्लोज किए तो इसी लॉ को हम मॉडिफाई करते, दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल QI डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1 अपॉन permittivity times the algebraic sum of all the charges enclosed, 1 upon epsilon naught times, मतलब 1 upon permittivity times the algebraic sum of all the charges enclosed। इसको बोलते बेटा गॉस थ्योरम, ध्यान में रखो। क्या आता है स्टेटमेंट? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1 अपॉन परमिटिविटी टाइम्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी चार्जेस इनक्लोज्ड बाय इट। ध्यान में रखो, अब शॉर्टली बोल सकते हैं फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी चार्जेस इनक्लोज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। पर ध्यान में रखो ये आपका अलजेब्रिक सम होगा। कोई प्रॉब्लम? गुड। मैंने बोला ये कोई क्लोज सरफेस है, एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन होगा। इसके अंदर पॉजिटिव 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव 5 कूलम का चार्ज होगा। इस पॉइंट पे -3 कूलम का निगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे -1 कूलम का निगेटिव चार्ज है। और हमको बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस सरफेस फाइंड आउट करना है, अर्थात इस सरफेस के ऊपर जिसके अंदर ये चार्ज इनक्लोज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दी सरफेस इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल QI डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट लिख दो। अब समेशन ऑफ QI +2 है, +5 है, प्लस -1 होगा और +-3 होगा, डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप सबको पता है 8.85 × 10⁻⁵। अब ये समझो ये अलजेब्रिक सम होता है और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम? गुड। चलो, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मेरे पास 2 ट्रिक है। कोई क्लोज्ड सरफेस आपके पास है और इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज होगा, या फिर Q1, Q2, Q3 ऐसे चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी फाई, और अभी कहीं लिखा था हमने डी फाई इक्वल टू EdS cos थीटा, एक फॉर्म था। कोई प्रॉब्लम? और वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए क्लोज सरफेस इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल QI अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई किया और यहाँ पे बाय डेफिनेशन कैलकुलेशन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। समझा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको ऐसे भी निकालते आती है ऑन ए गिवन सरफेस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम, गॉस लॉ भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, ध्यान में आया होगा। मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, यस बोला, इसके अंदर आपने कोई चार्ज इनक्लोज किया होगा Q1, Q2, Q3, Q4, और ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो उनका अलजेब्रिक सम करोगे, नो प्रॉब्लम। पर चार्ज है और ये चार्ज आपके इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ फोर्स बाहर आती है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इस सरफेस के ऊपर कोई एरिया DS कंसिडर करो और इस पूरे सरफेस के ऊपर के फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसके ऊपर के फ्लक्स निकालते हैं, तो आपके पास फार्मूला था डी फाई इक्वल टू E cos थीटा DS। ध्यान में रखो यहाँ पे ये होता है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P सराउंडिंग टू विच एरिया DS आपने कंसिडर किया। थीटा होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर।
ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दी सरफेस ds। और आपको तो पूरे सरफेस के फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर। और दूसरा गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो समेशन ऑफ ऑल QI डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट करोगे। ध्यान में आया? गुड। चलो, तो स्टूडेंट्स बात है, आपके पास अगर पॉइंट स्टैटिक चार्ज है, Q पॉजिटिव है, निगेटिव है, वाट में भी, और उसका कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सराउंडिंग, हम सबको पता है इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस सराउंडिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज, तो इसका इंटेंसिटी बाई कूलम्स लॉ आप इजीली निकाल सकते हैं। और फार्मूला क्या था? इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। क्या मेरी बात बराबर है? वेरी गुड। और ये जो इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, तो आपने फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट निकाला हुआ है, और बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके पास पॉइंट स्टैटिक चार्जेस होते हैं, पॉइंट स्टैटिक चार्ज। पर भाई मैंने बोला इस सरफेस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नो प्रॉब्लम, पर वो पॉजिटिव चार्ज पॉइंट स्टैटिक चार्ज नहीं है, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड में भी यूनिफॉर्मली, कहीं पे जाओ चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज पर यूनिट एरिया सेम होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके भी तो सराउंडिंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही कि नहीं, बताओ? ऑफ कोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P ले लिया एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, और वहाँ का इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो श्योरली आप कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, आपको पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ पॉइंट स्टैटिक चार्जेस को ही अप्लाई किया जाता है टू फाइंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी इस फॉर्म से नहीं निकाल सकता। फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप गॉस थ्योरम अप्लाई करो, और बड़ा इजीली आपको इंटेंसिटी मिलता है। तो मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, बार बार पढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस कैसे निकालते हैं? दो डेफिनेशन मेरे पास है, डेफिनेशन तो नहीं, एक तो थ्योरेटिकली मैंने कैलकुलेशन था बाय फार्मूला, और एक गॉस थ्योरम से। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन था टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट outside the charged sphere कोई चार्ज स्फीयर है और उसका इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू द चार्ज एट ए पॉइंट आउटसाइड। और ध्यान में रखो, चार्ज स्फीयर है तो उसके पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये पॉइंट स्टैटिक चार्ज नहीं है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना बड़ा सोपा केस होता है। तो मैंने कंसीडर किया, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, या फिर टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इक्वल टू Q पॉजिटिव। कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑन विच पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली। सर कहीं पे स्ट्रेंथ या फिर डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, ऐसा नहीं, सेम है। और P इज एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द स्फीयर, मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, दिख रहा ही होगा। क्लियर। और इस पॉइंट का इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब भाई बताओ, जिस पॉइंट का इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है और आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो गॉस थ्योरम तो चार्ज इनक्लोज करता है, उसके अंदर चार्ज आना चाहिए।
तो ये जो पॉइंट पी का डिस्टेंस था आर, उतना ही रेडियस कंसीडर करके मैं एक स्फीयर कंसीडर करता हूँ. कंसीडर a sphere of radius r small r surrounding to charge sphere. पहले ताकि जिस पॉइंट का इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है इस कंसीडर स्फीयर पे आना चाहिए. कंसीडर a sphere of radius r surrounding to a charge sphere, अर्थात आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रखा हुआ है. ds is elementary area surrounding to that point p. पॉइंट p के सराउंडिंग कोई छोटा सा एरिया कंसीडर किया ऑन दिस स्फीयर. अब भाई बताओ ये चार्ज, ये स्फीयर कंसीडर इस चार्ज को इनक्लोज करती है, और जो स्फीयर चार्ज को इनक्लोज करती है उसको गॉसियन स्फीयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गॉसियन स्फीयर. यहाँ पे जनरली गॉसियन सरफेस बोलते हैं. यस, अब मैंने एक गॉसियन आप लिख सकते हैं, कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कॉन्सेंट्रिक विद द चार्ज स्फीयर, ताकि ये पॉइंट पी उस स्फीयर पे आ जाए. अब E इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? और हमको पता है कि ये इंटेंसिटी इस एरिया ds को यहाँ पे नॉर्मल है. बराबर है. अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds फाइंड आउट करना है. तो आपके पास डेफिनेशन क्या था बेटा? E ds cos थीटा, वेर थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी. पर हमने बोला यहाँ पे इंटेंसिटी ऑलवेज कैसा होगा? नॉर्मल. आप ज्योमेट्री जानते हैं, सेंटर में से ये लाइन आ रही है रेडियस, जो यहाँ से हमेशा नॉर्मल होती है. गुड. तो ये एंगल थीटा 90 हो गया. तो यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू 90 पुट अप करता हूँ. तो सॉरी, थीटा का वैल्यू 0 है, नॉट 90. इंटेंसिटी अलॉन्ग द नॉर्मली होगा, टैंजेंट को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मली होता है. और एरिया वेक्टर भी तो नॉर्मल होता है. तो इंटेंसिटी यानी एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है. समझा? आई मीन इंटेंसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल बोलो तो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी में एंगल 0 होगा. तो ये केस आएगा E ds cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है. तो यहाँ पे आएगा E इंटू ds. ये हो गए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds. आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ऑल द सरफेस फाइंड आउट करना है. ध्यान में आया ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ऑल द सरफेस, यस, दैट इज फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी फाई करो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ds. E बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ ds करो. ये एजरीज पर इंटीग्रेशन ds का सम्मेशन कर रहे हैं और गॉसियन सरफेस. यस, तो मैंने लिखना चाहिए यहाँ पे इंटीग्रेशन और ऑल द सरफेस. यस, ये एज इट इज. और इंटीग्रेशन और ऑल द सरफेस यस ऑफ ds बोला तो ds का सम्मेशन हो रहा है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन स्फीयर होगा, उसका रेडियस r है, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा मैन 4πr². ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में बेटे आपने क्या फाइंड आउट किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन स्फीयर फाई इक्वल टू E टाइम्स 4πr², नंबर 1. अब नीचे में वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करो. तो अभी हमने गॉस थ्योरम स्टेट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज बाय इट. पर इस गॉसियन स्फीयर में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है? ओनली Q कैपिटल. तो यहाँ पे लिख देता हूँ Q/ε0, नंबर 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों का भी वैल्यू सेम, फाई का वैल्यू है. तो यहाँ पे होगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0. and therefore intensity at a point P equal to Q/4πε0r². ये होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर. किसी चार्ज स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट था. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर. अब जरा इसको डेंसिटी में एक्सपेंड करते हैं. तो ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया. सपोज ए, कोई प्रॉब्लम? गुड. अब चलो मैन, ये जो चार्ज स्फीयर था उसका रेडियस कितना है? r कैपिटल.
उसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr² कैपिटल, और उस पर टोटल चार्ज कितना था डिस्ट्रीब्यूटेड Q, तो पर यूनिट एरिया कितना चार्ज होगा Q/4πr², और चार्ज पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड दैट वन कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी, आप सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं इवन बाय लैम्बडा से। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन ए चार्ज स्फीयर। तो बतलाओ Q का वैल्यू होगा सिग्मा इंटू 4πr², कितना होगा Q 4πr² मल्टीपल में गया, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, therefore E इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 4πR² डिवाइडेड बाई 4πε0r²। बेटे 4π कैंसिल हो गया, therefore कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा टाइम्स r² अपॉन ε0 टाइम r²। इक्वेशन नंबर बी। वही इंटेंसिटी है, वही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैंने टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर में लिखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशन है सिग्मा कैपिटल R² अपॉन ε0 r²। कोई प्रॉब्लम? अब हमको बताओ ये जो चार्ज है टोटल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको अगर मैं सेंटर पे कंसीडर करूँ, यहाँ पे पॉइंट O पे, तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम इट कितना आ रहा है R। अब ये पूरा चार्ज मैंने इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट किया एट द सेंटर, तो ये पॉइंट स्टैटिक चार्ज हो गया, और इसको आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट E इक्वल टू क्या होगा Q/4πε0 r²। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, मतलब दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एज ए पॉइंट स्टैटिक चार्ज एट द सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़े थे, कोई स्फेरिकल मास है तो उसको पॉइंट मास हम कंसीडर कर सकते हैं एट द सेंटर। सेम टू दैट किसी सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो दैट टोटल चार्ज आप कंसीडर कर सकते हैं एट द सेंटर एज ए पॉइंट स्टैटिक चार्ज। तो एक्सप्रेशन सेम ही आता है। गुड। अब मैंने थोड़ा डिस्कस करा, ये पॉइंट P और यहाँ का इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट किया ड्यू टू दिस चार्ज ऑन द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये पॉइंट अगर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर आता है तो बताइए ना स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर होगा कैपिटल R। तो ये पॉइंट P ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर, चार्ज स्फीयर के सरफेस पे, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R², और यहाँ पे ε0 कैपिटल R² ही आएगा, तो ये होगा सिग्मा अपॉन ε0। अब यही पॉइंट अगर इनसाइड द स्फीयर आता है, पॉइंट P यहाँ पे आया होगा। अब हमको बताओ पॉइंट P अगर इनसाइड है तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए। पॉइंट P इनसाइड है, पहले आउटसाइड था, बाद में ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, अब इनसाइड दी चार्ज स्फीयर है, तो यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R आ रहा है। तो इस पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है हम सबको पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट, ध्यान में रखो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्यूब्स ऑफ फोर्स होती है, ट्यूब्स ऑफ फोर्स लाइन्स ऑफ फोर्स का कलेक्शन होता है। मेरा चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर है, ये चार्ज कंडक्टर हो गया, और यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फोर्स ट्यूब्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है वो किधर को ट्रैवल होती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स आउटवर्ड नॉट इनवर्ड। तो ये सभी लाइन्स ऑफ फोर्स किधर को ट्रैवल होती है आउटवर्ड। वाटर में भी द मीडियम देयर, अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या ट्यूब ऑफ फोर्स ट्रैवल नहीं होता है। ट्यूब ऑफ फोर्स ट्रैवल नहीं होती मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर होगी नहीं, बाहर ही होगी। और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट कितना होगा 0। देयरफॉर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड कितना आएगा 0। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर या चार्ज कंडक्टर इक्वल टू 0। ध्यान में रखो ऑलवेज। गुड। तो ये था बेटा मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। आपके पास कोई स्फीयर था और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R था। इस स्फीयर पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव चार्ज,
और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये था सेंटर ऑफ ए स्फीयर। और उसके सेंटर से r इतने डिस्टेंस में कोई पॉइंट P है और वहाँ का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो मैंने इंटेंसिटी का पहला एक्सप्रेशन निकाला, E इक्वल टू कितना था, 1/q/4πε0r²। दूसरा एक्सप्रेशन था सिग्मा टाइम्स कैपिटल R²/ε0r²। और ये दोनों भी एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैंने पहले ही बताया था, इस चार्ज के सराउंडिंग जो मीडियम है वो आपका एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा कंप्लीटली, आई मीन फ्री स्पेस। एट दैट टाइम यहाँ पे फैक्टर आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0। और सराउंडिंग कोई मीडियम होगा डाइलेक्ट्रिक के, तो उसका परमिटिविटी आप एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और आपको पता है एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ε0 परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। और इस रेशो को आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब सपोज मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम होगा, एयर नहीं, अब दूसरा कोई मीडियम है, तो एट दैट टाइम एप्सिलॉन का वैल्यू कैसे रिप्लेस करोगे, बाई एप्सिलॉन। गुड, यहाँ पे भी एप्सिलॉन होगा और एप्सिलॉन का वैल्यू आपको लिखना होगा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। ध्यान में रखो, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस दैट रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम सराउंडिंग, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू ε/ε0 आता है। गुड, तो ये होता है मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन। थोड़ा पढ़ाई करो।